ये चैप्टर हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सेकंड चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन, बायोटेक के एप्लीकेशन। उसमें दो एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन होगा ये? मैंने प्रिंसिपल के ऊपर टेस्ट कब बोली है? कल बोली है। सिंगल मार्क्स की एमसीक्यू, एमसीक्यू है। सिंगल मार्क्स हो गया क्या? ठीक है, एमसीक्यू है फिर। चलो चैप्टर ओपन करो। इस चैप्टर में एक नया सिलेबस आ चुका है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर है इसके अंदर। हालांकि टिश्यू कल्चर पहले कहाँ था? वो एग्रीकल्चर चैप्टर में था, स्ट्रेटेजीज में था। हाँ सर, बायोटेक के एप्लीकेशन मैं पहले क्लियर कर दूं। इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन कम आते हैं, प्रिंसिपल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एप्लीकेशन से क्वेश्चन कम आएंगे, प्रिंसिपल से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एप्लीकेशन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वही दो जगह से आते हैं। एक वो बीटी कॉटन, सबसे फेमस। कौन सा कॉटन? वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा है जीन थेरेपी, जो है जीन थेरेपी। उसके बाद में इंसुलिन। इंसुलिन है इसमें टॉपिक, इंसुलिन का। इंसुलिन और वो जीन थेरेपी। इसी चैप्टर में और एक लास्ट चीज तुझे पता है कौन सी आती है? वो इथिकल इश्यूज। पता है इथिकल इश्यूज? बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, है ना? हाँ। तो सर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये पढ़ने की जरूरत नहीं तुझे। इन्होंने सीधी बात बोली कि बायोटेक का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आज दुनिया में जो भी चालू है बायोटेक की मेहरबानी चालू है। आज जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। थेराप्यूटिक ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, प्रोसेस फूड, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, जितने भी चीज़ें हैं ये बायोटेक की मेहरबानी से आ रही है। सर एक बार इसका मीनिंग समझाइए। व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? बेटा इसका मीनिंग होता है कि एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें होती है जो नष्ट नहीं होती, उसको तुझे नष्ट करना चाहिए। ये पार्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। बायो रेमेडिएशन मतलब कोई चीज़ है वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, वो नष्ट होनी चाहिए, वहाँ से हटनी चाहिए। जैसे पॉलीथिलीन हटना चाहिए, थर्माकोल शीट हटनी चाहिए। बायो रेमेडिएशन। ओके। उसके बाद में थेरापॉटिक ड्रग्स जो अपन लिखते हैं ट्रीटमेंट के लिए, काय के लिए? ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स जो लिखते हैं वो थेरापॉटिक ड्रग्स होता है। डायग्नोस्टिक बोलो, हाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का सीधा मीनिंग होता है बीटी कॉटन। क्या मीनिंग है इसका? बीटी कॉटन। तो ऐसा है बेटा ये। तो सर ये सब बायोटेक के अंडर में आ रहा है। जो बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं उनको बायोटेक पढ़ना पड़ता है। मेडिकल, मेडिकल मतलब एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और कोई मेडिकल फील्ड पढ़ते हैं तो बायोटेक का उसमें यूज होता है। एक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, मेडिकल। वैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक में बहुत फील्ड है। फूड बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी। अपने यहाँ तो एग्री के बायोटेक का कॉलेज भी है। तुमने शिवाजी साइंस कॉलेज देखा? उसके अपोजिट एक कॉलेज है, वो एग्री बायोटेक का कॉलेज है। बीएससी एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको, बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक। ये 3 पॉइंट पहले टिक करो, ये आईएमपी है। सर बायोटेक में हमें करना क्या है, क्या एप्लीकेशन करना है? बेटा एप्लीकेशन ये करना है कि बायोटेक की मेहरबानी से तुझे, ये 3 पॉइंट पहले ओपन करो। बायोटेक की मेहरबानी से तुझे ऐसा कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, so providing the best catalyst in the form of improved organism, usually microbes or pure enzyme। मतलब तुझे बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, तुझे बेस्ट कैटलिस्ट प्रोड्यूस करना है, तुझे बेस्ट कैटलिस्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है?
तो ये पहला फॉर्मेट है आपका, बायोटिक की हेल्प से यू हैव टू प्रोड्यूस बेस्ट कैटलिस्ट। उसके बाद में वो तूने जो कैटलिस्ट बनाया है उसके तुझे ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करनी है। कौन सी कंडीशन? मतलब सही तरीके से वो काम कर सके। पहली चीज तुझे क्या क्रिएट करना है, दूसरा क्या उसके लिए क्या बनाना है, कैटलिस्ट के लिए कंडीशन, ताकि वो अच्छे पीएच अच्छे टेम्परेचर पे काम कर सके। ये तो तुम्हारा कैटलिस्ट अच्छा है और उसको कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो कैसे काम करेगा? ओके हाँ। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी है? हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पता है इसका मीनिंग समझा था कल, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्या बोला था मैंने? हाँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तुझे अच्छी करनी है ताकि तू प्यूरी फॉर्म में, मतलब प्योरली प्रोटीन बना सके, तू प्योरली प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सके, प्योरली प्रोटीन को तू तुझे पता है कल हमने एक टैंक की बात किया था, टैंक का नाम क्या था? बायोरिएक्टर। क्या था? इस बायोरिएक्टर से तू प्रोटीन को बाहर निकालेगा और इस प्रोटीन को बाहर निकालना, सेपरेट करना, इसको हमने डाउनस्ट्रीम बोला था। क्या बोला था? तो तुझे ये प्रोटीन जो बाहर निकालेगा तो प्यूरिफाई फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब प्रोटीन बाहर निकाल रहा है तो प्योर फॉर्म में बाहर निकलना चाहिए प्रोटीन को, दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो तीनों के ऊपर काम करना ये बायोटेक का एक मकसद है, ऐसा बात कर रहा है हमें। पहले क्या बोला मैंने? क्या अच्छा बनाना है, उसके लिए क्या प्रोवाइड करनी है और क्या सुधारना है। हाँ, इसमें अच्छा और इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, ये तीन बातें हैं, याद रखना। हाँ सर, हो गया सर, ये तीन बातों का कंसेप्ट क्या है। तो उस पूरे पैराग्राफ में बस तीन बातें याद रखो, बाकी भूल जाओ, तो बाकी नहीं आता कुछ भी। मतलब मेरा इतना बोलना है कि हमेशा टाइम वेस्ट मत करो वही चीज़ पढ़ने में जो नहीं आती है, जो काम का है उसके ऊपर फोकस करो। वो तीन बातें पढ़ो, बाकी रहने दो। ये टॉपिक ओपन करो, एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, वही है क्या? नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है। इन्होंने ये बोला एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, पहले जो उन्होंने ये बोला, पहले जो खेती होती थी, पहले नहीं आज भी यही खेती होती है, हमें तुरंत चाहिए सोयाबीन, तुरंत चाहिए हमें। कौन कौन राह दिखेगा? कौन से बेस खेती होती है? केमिकल बेस, यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन, है ना, सल्फेट, एनपीके, नाम पता है नहीं है? फर्टिलाइजर के नाम है ना। हाँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कौन से बेस पे खेती हो रही है? एग्रोकेमिकल बेस एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हालांकि नुकसानदायक है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर तुम बहुत ड्यूरेबल तक हमेशा तुम अगर एलोपैथी लेते हो, हमेशा के लिए एलोपैथी लेते हो, आपको नहीं पता उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ऑलवेज यूज़ कर रहे हो एलोपैथी, किडनी पे असर हो सकता है, लीवर पे असर हो सकता है। ऐसा ही इसका है, अगर तू ऑलवेज केमिकल यूज़ करेगा तो खेत खराब होने के चांसेस है। हाँ, खेत खराब होने के चांसेस है। वो जो खेती में अच्छे अच्छे माइक्रोब्स है, गुड माइक्रोब्स, वो खराब होने के चांसेस है, वो मरने के चांसेस है। ये है खेती को। फिर कुछ एग्रीकल्चर, कुछ फार्मर टर्न हुए, स्विच हुए कौन से फार्मिंग पे? पता है इसका मीनिंग क्या है तुझे? जिसमें केमिकल का यूज़ मोस्टली होता नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वो कभी कभी सब्जी बेचने आते हैं, लिखा रहता है ये जो भी यहाँ पे सब्जियां है ये ऑर्गेनिक फार्म से आई हैं, ऐसे सिर्फ लिखा रहता है। तुम्हें पता है ये ऑर्गेनिक आया कि नहीं आया? पता नहीं रहता, सिर्फ लिखा रहता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है, सब्जियां है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये दोनों के बाद तीसरा जो आता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आज ये चालू है, इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारा शुरू है। हाँ, बीटी कॉटन इसी का एग्जाम्पल है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो इसी के एग्जाम्पल है। समझ में आया? हाँ, तो तीन तरह की खेती है जिसमें सबसे एडवांस ये वाली खेती शुरू है, बीटी कॉर्न। ओके, genetically modified organism are the plants, bacteria, fungus, animal whose genes are altered by the manipulation। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं व्हाट इज जीएमओ। ये शब्द याद रखना, जीएमओ। जीएमओ का सिंपल मीनिंग है जिस ऑर्गेनिज्म में तुमने जीन ऐड किया, जिस ऑर्गेनिज्म में तुमने क्या ऐड किया, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा? जीएमओ।
अगर मेरे अंदर किसी ने जीन ऐड किया तो मेरा भी नाम क्या होगा, जीएमओ। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर तुमने प्लांट के अंदर ऐड किया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। एनिमल के अंदर ऐड किया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। बैक्टीरिया के अंदर ऐड किया तो, हाँ, ये कैसे है वापस से, ये देखो, ये एग्जाम में आता नहीं है तो भी एक बार पढ़ ले, तुमको स्कूल में था ये। तुमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है? तुमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा है? बताओ क्या था ये, कब आया था ये? 1960 के बाद, 1960 के बाद आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था लेकिन भोजन नहीं बढ़ रहा था, क्रॉप नहीं बढ़ रहा था, खेती में कोई साइंटिफिक सुधार नहीं था, खेती में अनाज नहीं था, सिर्फ खेतियाँ थी, खेतियाँ बहुत थी, ज़मीनें बहुत थी, लेकिन अनाज नहीं था। ऐसे केस में ये वाला कंसेप्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारत में एक साइंटिस्ट होके गए, उन्होंने इस चीज़ को बहुत गहराई से स्टडी किया था, जिनका नाम था डॉक्टर स्वामीनाथन। क्या नाम था? हाँ, डॉक्टर स्वामीनाथन। उनकी मेहरबानी से खेती में सुधार आया, ये तो बहुत मुश्किल था उस वक्त, अनाज ही नहीं था। इन्होंने बोला ग्रीन रिवॉल्यूशन, बोला था उन्होंने। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सीधी सी बात है, क्या क्या होता है, तुम थोड़ा साइंस की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और तुम्हारा जो पहले वाला प्रोसीजर है खेती करने का, थोड़ा उसमें चेंज करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चेंज करो। तुम फर्टिलाइज़र यूज़ करो, तुम ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करो, मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करो खेती में। उसके बाद उन्होंने बोला था आप इरिगेशन की तरफ जाओ। पता है इरिगेशन क्या होता है? क्या इरिगेशन? सिंचन। जल्दी बैठो। आप क्या खेती है? इरिगेशन है। हाँ, और क्या क्या यूज होता है खेती में, जरा बताओ। पता नहीं क्यों? आप में से किसके यहाँ खेती है? क्या होता है यूज? क्या नया टेक्नोलॉजी यूज होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन पता होगा ना? नहीं पता? अच्छा, फर्टिलाइजर, इरिगेशन विद टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वगैरह। उसके बाद में है गुड सीड्स, सीड भी अच्छे होने चाहिए, सीड भी अच्छे होने चाहिए, गुड क्वालिटी सीड्स, उसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो ये कुछ बातें हैं। और बेटर मैनेजमेंट। सर सब कुछ अच्छा है लेकिन पानी ना हो तो क्या करें? हाँ, ना बोर में पानी है ना ऊपर का पानी। ओके, इन्होंने ऐसी बात की यहाँ पे, तुमको पता है कभी कभी फार्मर नुकसान में क्यों जाते हैं? क्योंकि फार्मिंग के लिए जो खर्चा लगता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, केमिकल महंगे हैं, फर्टिलाइज़र महंगा है, और उतना हम बेचने जाए सोयाबीन वगैरह तो उतना रेट आता नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये है, एग्रोकेमिकल की जो खेती है वो काफ़ी महंगी होते जा रही है, केमिकल महंगे होते जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वो। एग्रोकेमिकल जितना भी है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ओके, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तुझे पता है इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग? इसमें दो चीज़ें है बेटा, खेती को तुझे बढ़ाना है तो केमिकल का यूज करेगा, लेकिन केमिकल महंगा महंगा होता जा रहा है, फार्मर को प्रॉफिटेबल नहीं है वो चीज़, और खेती भी खराब होती जा रही है। फिर दूसरा टेक्निक क्या है? कन्वेंशनल ब्रीडिंग। इसका मीनिंग सीधा है हाइब्रिडाइजेशन। क्या मीनिंग है? पता है हाइब्रिडाइजेशन? एक गेहूं लीजिए, ये दूसरा गेहूं है, दो अलग अलग गेहूं हैं, इसकी खासियत अलग है, इसकी खासियत अलग है, इसके अंदर अलग कैरेक्टर है, इसके अंदर अलग कैरेक्टर है। ये गेहूं की अलग प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है। तूने इसको क्रॉस किया, तूने इसको क्रॉस किया, जैसे कि ये W1 W2 W3,
मतलब ये मिलेगा हाइब्रिड गेहूं। कौन सा गेहूं? जिसमें दोनों कैरेक्टर आ गए बेटा, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट पता है क्या है? इसका सिंपल एक माइनस पॉइंट ये है कि इस गेहूं के अच्छे कैरेक्टर भी आ गए प्लस बुरे कैरेक्टर भी आ गए। सेम केस, इसके अच्छे कैरेक्टर के साथ कौन से कैरेक्टर आ गए? बुरे कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए वो भी आ गए। मतलब दोनों गेहूं की अच्छी क्वालिटी आ गई, साथ में कौन सी क्वालिटी आ गई इसमें? बुरी कैरेक्टर भी आ गए जो नहीं चाहिए। मतलब डिजायर जीन्स के साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी आ गए, नॉन डिजायर जीन भी आ गए जो नहीं चाहिए हमें। ये कौन सी मेथड से आ गए? हाँ, तुझे पता है मेंडल जी ने यही किया था ना, हाइब्रिडाइजेशन। पी प्लांट टॉल डॉर्फ, इधर के पोलन ग्रेन्स इधर, वही तो किया था। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो यहाँ से शुरू करते हैं। हमें एक नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, बायोटेक का ही पार्ट है ये। उसका नाम है टिश्यू कल्चर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? हाँ, यहाँ थोड़ा टिक करना। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है, बायोटेक का ही पार्ट है सर ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है। मतलब देख, पहले हमने बात किया एग्रोकेमिकल खेती की जो यूज़ नहीं है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग की जो बिल्कुल यूज़ नहीं है। हाँ, क्योंकि आप डिज़ायर के साथ नॉन डिज़ायर भी आ जाते कैरेक्टर। फिर आपके सामने तीसरा ऑप्शन है बायोटेक का पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? वो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वाली चीज़ को हमने शुरू किया था लगभग 1950 में। That whole plant could be from the explant and any part of the plant taken out and growing test tube. Okay, चल पूरी कहानी क्या है समझाता हूँ मैं। बेटा ध्यान दे, टिश्यू कल्चर वाले केस में, इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर, कल्चर मतलब ग्रो करना। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये टिश्यू कल्चर एक लैब में होता है, ऐसे बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में अच्छे खासा कंडीशन चाहिए, जैसे कि एसी वगैरह चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। एसी आया तो टेम्परेचर कम ही रहेगा। मेंटेन चाहिए टेम्परेचर। हाँ, असेप्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए वहाँ का माहौल। ठीक है। सबसे पहले तो टिश्यू कल्चर में क्या लेगा? एक्सप्लांट। क्या लेगा? एक्सप्लांट। सर ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है टिश्यू, ये हो सकता है ऑर्गन, ये हो सकता है एम्ब्रियो, ये कुछ भी हो सकता है। उस पौधे का टिश्यू हो सकता है, उस पौधे का ऑर्गन हो सकता है। ऑर्गन मतलब लीफ वगैरह, स्टेम वगैरह, या एम्ब्रियो हो सकता है उस प्लांट का। तूने सबसे पहले एक्सप्लांट लिया। ये सिर्फ प्लांट के साथ होगा, एनिमल के साथ नहीं होता ये सिर्फ प्लांट में है, टिश्यू ऑर्गन या एम्ब्रियो। तूने एक्सप्लांट लिया, फिर तूने क्या किया? फिर तूने वहां पे टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के भीतर तूने एक मीडिया रखा। क्या रखा बेटा? मीडिया। तूने मीडिया रख दिया, एक बैलेंसिंग मीडिया होता है ये, एक बैलेंसिंग मीडिया होता है ये। फिर तूने क्या किया? ये जो एक्सप्लांट है, इस एक्सप्लांट को मीडिया में भर दिया, शिफ्ट कर दिया मीडिया में। ई फॉर एक्सप्लांट, ई फॉर एक्सप्लांट, और ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। फिर वो एक्सप्लांट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो एक्सप्लांट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ऑन मीडिया। और ये जो एक्सप्लांट है बेटा, एक कंडीशन के बाद ये ऐसे गोला बन जाता है, ऐसे गोला बन जाता है। मतलब हमें कंफ्यूज करता है कि एक्चुअली ये है कौन। ना इसको रूट है ना शूट है, ना इसको रूट है ना शूट है। ऐसे कंसेप्ट को हम यहाँ पे कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम सुना है कहीं? क्या नाम है इसका? कैलस का मतलब है अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएट मतलब ये एक गोला है, मास ऑफ सेल है पूरा। ऐसे जैसे कि हम जब रहते हैं 15 दिन के यूट्रस के अंदर, 15 दिन के, तब समझ में नहीं आता ये कौन है। एक गोला रहता है हमारे से, ना हेड रहता, हाँ, ना लेग्स रहते हैं, ना हार्ट रहता है, बराबर कुछ नहीं रहता, एक गोला रहता है। गैस्ट्रुला बोलते हैं अपन इसको, बराबर है। सर ये ऐसी कंडीशन है सर ये कैलस की। कैलस का मतलब है आप इसको पहचान नहीं सकते। उसके बाद क्या करेगा? तो इसके अंदर दो प्रकार के हार्मोन ऐड करेगा,
जो इसको रूट और शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, पता है, दो हार्मोन, एक का नाम ऑक्सिन, दूसरे का नाम साइटोकिनिन। ऑक्सिन और, ये पढ़ेंगे हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ऑक्सिन और साइटोकिनिन। तो उससे क्या होगा सर, उससे बेटा यहाँ पे होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तब जाके इस जो कैलस है, ये कैलस वाले भाई साहब जो है ग्रो होंगे बराबर। एक तरफ इसको लीफ आएगा मतलब शूट, और एक तरफ क्या आएगा इसको रूट। अब जाके प्लांट बन चुका है, अब जाके पौधा बन चुका है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, 3 स्टेप याद रखना। पहले तो किसको कल्चर किया, एक्सप्लांट, दूसरा कैलस बन गया, और तीसरा तूने क्या ऐड किया, हार्मोन। कौन कौन से, ऑक्सिन, हाँ, उससे क्या बना, इधर पौधा बन चुका है। ठीक है बेटा? हाँ सर, ये स्टेप समझ में आ गई, ये स्टेप क्लियर हो चुकी है सर। उसके बाद तो क्या करेगा, इस पौधे को ग्रो करने के लिए डायरेक्टली एक गमला लेगा अभी। हाँ, गमले में इसको ग्रो करेगा, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में तो ग्रो नहीं होगा अभी। तो इस पेड़ जो है एक गमले में ग्रो होगा अभी, अच्छे से ग्रो होगा अभी इधर। तूने क्या किया पता है, एक छोटा सा एक्सप्लांट लिया, उससे पूरा पौधा बनाया। तो होता क्या है, सुन कंसेप्ट क्या है। तूने सिंपल सा एक एक्सप्लांट लिया बेटा, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई प्लांट है, जैसे बनाना प्लांट है, जैसे बनाना का प्लांट है, उसका लीफ है, बनाना का लीफ है, बनाना का लीफ है। हमने क्या किया, ये जो लीफ है, इस लीफ के पहले टुकड़े किए, हमने इसके टुकड़े किए, हमने इसके 4 टुकड़े किए, लीफ के 4 टुकड़े किए। हाँ, मैंने एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का नाम क्या है, और मैंने वो ग्रो किया। मैंने सिर्फ एक टुकड़ा ग्रो किया बेटा, मैंने इस लीफ के कितने टुकड़े किए, 4। एक टुकड़ा मैंने ग्रो किया, उससे पूरा पौधा बना। मतलब आप एक छोटे से लीफ से पूरा पौधा बना सकते हैं, ये प्लांट की खासियत है। हमारे केस में ऐसा होता है क्या, मैंने ये हाथ कल्चर किया और पूरा बॉडी बन गया, नहीं, नहीं होता ऐसा। मैंने सोमेटिक सेल लिया, पूरा बॉडी बन गया। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हुआ क्या, हाँ, हमारे अंदर एक सेल है जो ऑर्गन बना सकता है, उसका नाम स्टेम सेल है। क्या सेल है, बोन मैरो के अंदर, बाकी सेल नहीं काम के। हमने सिर्फ एक छोटा सा लीफ लिया, उसको ग्रो किया, पूरा पौधा बना। इस कंसेप्ट का नाम होता है टोटीपोटेंसी। क्या नाम है, टोटीपोटेंसी का मीनिंग जानते हो, एक छोटे से सेल से पूरा बॉडी बनना, इस प्रोसेस का नाम क्या है। और वो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लांट लिया था, जो पूरा बॉडी बना सकता है, या हमने ऑर्गन लिया था, लीफ लिया था ना बेटा, टुकड़ा लिया था काय का, लीफ का, उस लीफ के टुकड़े को या फिर उस ऑर्गन को या फिर उस सेल को बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल। कौन सा सेल, तो मेरी बात समझना, अगर कोई सेल पूरा बॉडी बना सकता है तो उस सेल का नाम है टोटीपोटेंट सेल। और इस कंसेप्ट का नाम है टोटीपोटेंसी। ये कंसेप्ट याद रखो, उस सेल का नाम और उसके क्षमता का नाम, क्षमता मतलब उसकी पोटेंसी, पोटेंशियल। समझ में आया? तो ये है कंसेप्ट बेटा टिश्यू कल्चर का। इससे पता है क्या होगा, इससे एक छोटे से टुकड़े से तूने 4 टुकड़े किए, 4 में से एक टुकड़े से पूरे पौधा बना। इमेजिन कर, तूने 4 टुकड़े किए, कितने पौधे बनेंगे, तूने 1000 टुकड़े किए, कितने पेड़ बनेंगे, 1000 पेड़ बनेंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम। और ये ऐसे हो रहा है, इसका बिजनेस बन गया अभी। ये तो टिश्यू कल्चर का बिजनेस है। जो लोग ऐसे बगीचे लगाते हैं, वहाँ पे उनको अगर प्लांट चाहिए तो वो नर्सरी में जाते हैं, है ना। जैसे बनाना का प्लांट मिलता है उनको, और कोई फ्रूट्स का प्लांट मिलता है उनको, तो ऐसे बनाते हैं वो शॉर्ट टाइम में, ऐसे हजारों प्लांट बेचते हैं वो। सर खासियत क्या है इसकी, इसकी खासियत ये है कि कभी, सर ये टिश्यू कल्चर क्यों करना पड़ा, ये इसलिए करना पड़ा बेटा, कभी कभी तू जमीन के अंदर सीड लगाता है तो सीड ग्रो नहीं हो पाता, वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, पानी की कमी है, जमीन खराब है। तो भी आया थोड़ा पौधा भी आया तो कोई एनिमल आके खा के चला जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। एक तो सीड की प्रॉब्लम, जमीन की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, एनिमल की प्रॉब्लम। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, पेड़ रेडी रख और डायरेक्ट जमीन पे आके लगा दे।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। समझ में आया? जैसे आप नर्सरी में जाते हो, एक रेडीमेड जो प्लांट है वो खरीद के घर पे लाते हो, ऐसी बात है इधर। हो गया? समझ में आया क्या था ये? ओके। पुराने एनसीईआरटी में इसकी डायग्राम दिया था मेरे ख्याल से, टिश्यू कल्चर की, वो पुराने एनसीईआरटी में, जब वो चैप्टर था तुमको स्ट्रेटजीज वाला। ये पुरानी एनसीईआरटी है क्या? इसकी डायग्राम है क्या? चलो एक काम करो, लिखो कुछ चीजें, लिखिए। द सेल, लिखो द सेल, द सेल which undergo, the cell which undergo repeated division, the cell which undergo repeated division, repeated division and to form organ, to form organ or complete body, complete body, called totipotent cell, called totipotent cell, called totipotent cell, called totipotent cell, and capacity called, and capacity called totipotency, and कैपेसिटी मतलब उस सेल की जो क्षमता है, उस क्षमता का नाम टोटिपोटेंसी है। अब एनसीईआरटी की तरफ ध्यान दे। तूने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था बेटा? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लिया था। तूने एक्सप्लांट को कहां पे ग्रो किया था? टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया था। उसके लिए तूने टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया था? टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया था? पानी, मीडिया ऐड किया था। कौन ऐड किया था? और वो मीडिया कैसा होना चाहिए? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब बैक्टीरिया फ्री। मीडिया कैसा होना चाहिए? बैक्टीरिया फ्री, दैट इज कॉल्ड एज स्टेराइल। ओके। हाँ, तुझे पता है जब टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडिया ऐड करते हैं ना, मैं रिपीट करता हूँ, देख ले। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मीडिया भरा। पहले इस मीडिया को है ना गर्म करते हैं ताकि इसमें से बैक्टीरिया मर जाए। और उसको गर्म पता है कहाँ पे करते हैं? गर्म करते हैं कुकर में। उसको ऑटोक्लेव बोलते हैं कुकर को। कुकर माने घर का कुकर नहीं, खिचड़ी वाला। नाम क्या है इसका? ऑटोक्लेव। स्टीम कुकर होता है वो। स्टीम से यहाँ का बैक्टीरिया मर जाता है। समझ में आया? स्टीम से। इतना बड़ा कुकर होता है वो। इतना बड़ा कुकर की 100 लोग, 100 लोग नहीं, 200 लोगों का खिचड़ी बन सके उतना, इतना बड़ा कुकर। ऑटोक्लेव। आप में से बीएनई कॉलेज में कौन था? आप बीएनई कॉलेज में थे? वहां पे ये लेबोरेटरी है टिश्यू कल्चर की। हाँ। शिवाजी कॉलेज में कौन था? वहां पर भी है ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। देख लेना कभी गए तो। अभी क्या जाएंगे तुम, अब तो हो गया। दो ही कॉलेज में है, बीएनई कॉलेज में है और शिवाजी कॉलेज में। भारतीय कॉलेज में कौन था? भारतीय, वहां पर भी है। विद्या भारती में नहीं है बेटा। जो सोच रहे होंगे विद्या भारती में थे हम, है कि नहीं था? नहीं था। हाँ सर, उस मीडिया में क्या क्या लेना पड़ता बेटा? टिक कर। मीडिया में क्या क्या लेना पड़ता है? मीडिया में होता है सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन जैसे कि ऑक्सीजन और साइटोकिनिन एक्सेट्रा। टिक करो। मीडिया में क्या क्या होता है? मीडिया में इतनी सारी चीजें होती है।
ओके, टिक करते जाओ, मीडिया में इतनी सारी चीजें होती है। टिश्यू कल्चर का एक ही मीनिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे पौधों को क्रिएट करना, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करना। मैं जितना बोलूं टिक कर, ये टिक कर वर्ड, माइक्रो प्रोपगेशन को टिक करो। तो टिश्यू कल्चर के अंडर में तूने एक्सप्लांट लिया था, तूने एक्सप्लांट लिया था, एक्सप्लांट से तूने पूरा पौधा बनाया था, तूने पौधा बनाया था, प्लांट बॉडी बन के रेडी थी। इस प्लांट को बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेट। एक्चुअली इस प्रोसेस का नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। क्या नाम है इसका? और ये जो पौधा बना इसका नाम है माइक्रो प्रोपैग्यूल्स, माइक्रो प्रोपैग्यूल्स, GULES। और इस प्रोसेस का नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। This method of producing thousands of plants through the tissue culture is called as micropropagation. देखो, what is micropropagation? Propagation का मतलब multiplication. Propagation का मतलब क्या है? हाँ, तूने बहुत कम टाइम में हजारों प्लांट बनाए, तूने बहुत कम टाइम में हजारों प्लांट बनाए। इस टेक्निक को या प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तूने बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट बनाए, 1000 प्लांट बनाए। नाम क्या है इसका? और ये जो प्लांट है, प्लांट बनाया, उस पौधे का नाम क्या है? समझ में आया मैंने क्या बोला? उसके बाद में सोमैक्लोन। सोमैक्लोन का मतलब है एग्जैक्टली सेम। देखो बेटा, ये जो एक्सप्लांट तूने लिया था ना, जैसे इमेजिन कर, तूने पौधा लिया था बनाना का, और पेड़ भी कौन सा बना इधर? बनाना का, बराबर है। तो तूने यहाँ लीफ लिया था, इसका लीफ। तो लीफ से जो पौधा बना, तो इसका डीएनए और इसका डीएनए एग्जैक्टली सेम है। समझा मैंने क्या बोला? इसका एसेक्सुअल में आता है, ये प्रकार काय में आता, वन पेरेंट है ना, वन पेरेंट है। तो ये और ये, इनका डीएनए कैसा है? सेम है। कैसा है? तो इस डीएनए सेम होने की वजह से इस वाले प्लांट बॉडी को तो क्या नाम देगा? क्लोन। नाम सुना है कहीं? क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्टली डुप्लीकेट। हाँ, तो ये जो है ना, इसको तू सोमैक्लोन बोल सकता है, मतलब माइक्रोप्रोपैग्यूल्स बोल सकता है, सोमैक्लोन बोल सकता है। बिकॉज सोमैक्लोन को क्यों बोलेगा? बिकॉज द एग्जैक्ट डीएनए सेम डीएनए। मैं रिपीट करता हूं, इसको सोमैक्लोन क्यों बोलेगा? सेम डीएनए। हाँ, सोमैक्लोन क्यों बोलेगा? सेम डीएनए। माइक्रोप्रोपैग्यूल्स क्यों बोलेगा? क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में बन के रेडी है। ये माइक्रोप्रोपैग्यूल क्यों बोलेगा? शॉर्ट टाइम में बन के रेडी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। और मैंने क्या बोला? इस तरह कंसेप्ट को, इस पौधे को तू कमर्शियल बेच सकता है। मैंने आपकी अभी अभी बोला था, इसका कमर्शियल यूज है, लोग इसको बेच रहे हैं और फायदे में है। तू आरवी से है कि आर्मी से है? हाँ, आष्टी से है। आष्टी कहाँ आता है? ओके, तड़ेगांव के पास आता है, ये नागपुर रोड। नहीं, मैंने लेबोरेटरी देखी थी आरवी में। पता है आरवी तुमको? आरवी गांव है, एक तालुका है, वहां मैंने इस लेबोरेटरी को देखा था। ऐसे बहुत सारे प्लांट वहां बेचेंगे, टोमेटो, बनाना, एप्पल्स। ये कमर्शियल इनका प्रोडक्शन शुरू है बेटा। तो इसमें क्या है, बिजनेस में छोटा सा एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा नहीं। इतनी भी रूम रही ना, इतने रूम में तू हजारों प्लांट बना सकता है, हजारों प्लांट। प्लांट रहते हैं कितने? वो इतने से। थोड़ी खेत थोड़ी ना बनाना है तुझे। प्लांट रहते हैं कितने? इतने से। टेस्ट ट्यूब, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में ग्रो करना पड़ता है। तो हजारों प्लांट बना सकता है इतने छोटे लैब में। सिर्फ वहाँ पे टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ओके। और इसका ट्रेनिंग होता है, ऐसा नहीं कोई भी कर लेगा, इसका ट्रेनिंग होता है।
जैसे आप पैथोलॉजी में काम करते हैं DMLT लगता है, वैसे इसका टिश्यू कल्चर एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। हाँ सर, तो अब मैं आपको एक चीज समझाऊं, वो है डिसीज प्लांट। तो यहां मैं बात करूंगा, तो कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट सुन बेटा, मुझे है ना यहाँ पे डिसीज फ्री प्लांट बनाना है, ये शॉर्ट में लिख लेना वहां पे। मुझे कौन सा पौधा क्रिएट करना है, बीमारी नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, तुझे एक बात पता है, पौधे में एक ऐसा एरिया रहता है जिसके ऊपर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक नहीं करता, उसका नाम है मेरिस्टेम, पता है ना, मेरिस्टेम टिश्यू का नाम है। पौधे में दो प्रकार के टिश्यू रहते हैं, मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम और परमानेंट के अलग अलग नाम है, पता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, परमानेंट में जाते हो। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरिस्टेम मतलब पौधे का ये ऐसा टिश्यू जो डिवाइडिंग करता है हमेशा, ये कंटिन्यू डिवाइड करता है। तुझे पता है पौधे में दो प्रकार का मेरिस्टेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दो प्रकार का मतलब है तो तीन प्रकार का, मैं सिर्फ इधर की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है शूट अपिकल मेरिस्टेम, क्या नाम है पता है ना, और इसका नाम है रूट अपिकल मेरिस्टेम। एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, तो मुझे मेरिस्टेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पौधे से सिर्फ क्या निकालूंगा, मेरिस्टेम। मैं सिर्फ क्या निकालूंगा, मेरिस्टेम, और स्पेशली मैं यहाँ पे निकालूंगा अपिकल मेरिस्टेम। बेटा कौन सा मेरिस्टेम, और इस मेरिस्टेम को मैं टिश्यू कल्चर में ऐड करूंगा, मैं इसकी ग्रोथ करवाऊंगा, तो इससे जो पौधा बनेगा वो बनेगा डिसीज फ्री। कैसा बनेगा, क्योंकि मेरिस्टेम वो ऐसा पार्ट है पौधे का जिसपे वायरस ग्रो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के सेल परमानेंट नहीं है, यहाँ के सेल क्या है, डिवाइडिंग, क्या है, तो डिवाइडिंग सेल होने की वजह से, डिवाइडिंग सेल होने की वजह से वायरस को चांस नहीं मिलता मल्टीप्लाई होने का। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही, हाँ। मच्छर कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, बहते पानी में कि रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में। वैसे ही वायरस ग्रो कहाँ पे होगा, रुके हुए सेल में। जो सेल परमानेंट हो चुका है वो डिवाइडिंग सेल में नहीं ग्रो हो सकता वायरस, वो चांस ही नहीं मिलता उसको ग्रो होने का, ऐसा। तो सर ऐसे करके हमने बहुत सारे प्लांट कल्चर किए हैं, डिसीज फ्री बनाए हैं, शुगर केन है, पोटैटो है, और इधर है बनाना, हाँ, इनको हमने यहाँ पे डिसीज फ्री बनाया है। ओके बेटा, बात समझ में आ गई तुझे क्या बोलना था मुझे। तो डिसीज फ्री के लिए तू क्या कल्चर करेगा, पौधे का कौन सा हिस्सा कल्चर करेगा, मेरिस्टेम। कौन सा हिस्सा, मेरिस्टेम। सर ये एक्सनरी क्या है, एक्सनरी का मतलब जानते हो तुम मॉर्फोलॉजी में, जैसे कि ये स्टेम है, स्टेम है, स्टेम ये यहाँ पे ब्रांच है, या फिर यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे कोई लीफ है, ये लीफ का हिस्सा है, तो ये बीच वाले एरिया का नाम एक्सनरी होता है। ये वाला एरिया कौन होता है, ये एक्सनरी। बताऊंगा मैं आगे जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा तब। चलो ये सुनो कहानी, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, टिक करो, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, टिक कर बेटा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, टिक कर पहले उसको, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को टिक करो, और इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझना, ये टिक कर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब पूरी कहानी क्या है सुन ले, तुझे अलग अलग पौधे एक साथ लाने हैं, अलग अलग पौधे एक साथ लाने हैं, अलग अलग फ्रूट्स एक साथ लाने हैं, पौधे एक साथ लाने हैं। क्या करेगा देख ले, तूने लिया एक सेल, ये सेल है पोटैटो का, इसको खुद की सेल वॉल है, इसको खुद की सेल वॉल है। तूने दूसरा सेल लिया टोमेटो का, इसकी भी खुद की सेल वॉल है। तेरा पहला काम है इनकी सेल वॉल हटा दे, जब तक इनकी सेल वॉल नहीं हटेगी ये फ्यूज नहीं होंगे एक में के साथ। तो पहला काम है इनके सेल वॉल हटा दे, सेल वॉल रिमूव कर दे, सेल वॉल को रिमूव कर दे, रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल हटने के बाद जो बचेगा उस एरिया का नाम है प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम है,
बेटा पता है तुझे, अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर होता है साइटोप्लाज्म। एक चीज समझ ले तो, ये देख ले, इधर देख, किसी भी सेल में ये होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन होती है? तो एक बात याद रखना, सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेंटर से अप टू पीएम तक, इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मतलब प्रोटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों आया। उसमें सेल वॉल नहीं आते सिर्फ। तू अगर सेल की अगर सेल वॉल निकालेगा, जो बचेगा उसी का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। तूने सेल की क्या निकाल दी? सेल वॉल। जो बचेगा वो कौन है? हाँ, मतलब न्यूक्लियस से लेके तो सेल मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो एरिया है, इसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो तूने यहाँ पे क्या हटाया बेटा? सेल वॉल। फिर तूने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा। इन दोनों को जोड़ने के लिए वहां पे एक केमिकल यूज होता है, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। क्या? इनको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद दो सेल मिक्स हो जाएंगे। मिक्स, मिक्स हो गए बेटा, मिक्स। ये वाला प्रोटोप्लाज्म, ये वाला प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए, मिक्स हो गए वो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या हो गए? मिक्स। बता कौन सा प्लांट लिया था? हाँ, पोटैटो। और हाँ, उससे एक सिंगल प्लांट मिला जिसका नाम है पोमैटो। क्या नाम है इसका? पोमैटो। पोमैटो ऐसा पौधा है जिसमें दोनों फल आते हैं, टमाटर भी आते हैं, आलू भी आते हैं। देखा है पौधा तूने कहीं? मतलब सब्जी की झंझट ही नहीं। आज क्या है? मिक्स वेज है। और दो तीन सब्जियां इसमें ऐड कर देते हैं वो, एक ही पेड़ को सारी सब्जियां। ओके, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? क्योंकि तुमने जो सेल लिया है वो जर्म सेल नहीं लिया, तुमने कौन सा सेल लिया? सोमैटिक सेल लिया। कौन सा सेल? तूने जर्म सेल लिया क्या? तूने पोलन ग्रेन्स लिया क्या? तूने एक सेल लिया क्या? कौन सा सेल लिया? सोमैटिक सेल, बॉडी सेल लिया। इट्स कॉल्ड एज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर, समझ में आया। और इसका यूज कमर्शियल हो रहा है, कमर्शियल इसका यूज हो रहा है बेटा। इट्स कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सर ये क्या बन गया? पोमैटो। इसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिड। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है बेटा, वो हाइब्रिड है। तुझे कंसेप्ट समझ में आया क्या था ये? इस पूरे कंसेप्ट का नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें तूने अलग अलग प्लांट वहां पे क्रॉस किए। ऐसा ही एनिमल केस में हो सकता है या हुआ है। तूने एक टाइगर प्लस लॉयन क्रॉस किया था। लाइगर, लाइगर, टाइगर प्लस लॉयन, लाइगर। उसका आधा शरीर टाइगर का रहता है, आधा लॉयन का रहता है। उसका हेड काय का रहता है? हेड, हेड, हेड टाइगर का रहेगा कि लॉयन का रहेगा? ऐसे एनिमल में एक एनिमल था, तूने पढ़ा है उसके नाम? म्यूल, MULE, म्यूल। हॉर्स एंड डोंकी, म्यूल। क्या उस हिंदी में क्या बोलते? खेचर? हाँ, खच्चर। ओके, ठीक है, हो गया वो। कल टिश्यू कल्चर पढ़ के आना थोड़ा बहुत।